जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी का पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और कुछ भी नहीं तैयारी किए हैं, फिर भी आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी साथियों। हम लोग एक टारगेट लेकर चलते हैं कि जिनका भी पेपर 27 अप्रैल से स्टार्ट है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न बताएंगे, जो कि सीधे एकदम हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के सवाल हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन किस देश में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मतलब है, सवाल आपका कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ था। आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। ऐसा सवाल हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका राइट आंसर देंगे सर, दक्षिण अफ्रीका में 2025 का G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। ये आपका क्लियर हो गया। अगर बात करें भारत में कब हुआ था, तो भारत में 2023 में आपका G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था साथियों? अपने भारत में हुआ था। 2024 में कहां में हुआ था, तो आप याद रखेंगे 2024 में ब्राजील में हुआ था। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? ब्राजील में हुआ था। एंड 2025 में आपका दक्षिण अफ्रीका एवं 2026 में आपका अमेरिका में होने वाला है साथियों। याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और ये वाला पूछ सकता है कि 2026 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाने वाला है, क्योंकि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बनता है और यह करंट लेवल के सवाल है। तो आप इसको याद रखिएगा, अमेरिका में 2026 में। याद रखिएगा 2026 में G20 शिखर सम्मेलन कहां होगा साथियों? अमेरिका में होगा। आप याद रखिएगा, एकदम VVI सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल आप देख सकते हैं साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, VVI सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो आपका क्वेश्चन देखिएगा, जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359, जो संविधान का 359 अनुच्छेद है, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, संविधान से संबंधित एसएससी जीडी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। जैसे में संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद होते हैं, तो 389 अनुच्छेद होते हैं। आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या कितना है साथियों? 389 अनुच्छेद है। उसमें से 359 अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसके दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति देता है। मतलब है, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति किसके समय में मौलिक अधिकार को वह निलंबित कर सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकता है। कब समाप्त कर सकता है? जब उसको आपातकाल लगाना रहेगा। कब उसको रहेगा साथियों? जब उसको राष्ट्रीय आपातकाल लगाना रहेगा, तभी वह मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकता है। आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाने वाला सवाल है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें कि किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, आप याद रखेंगे अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत आपका क्या लगाया जाता है साथियों? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले सवाल है साथियों। उससे पहले मैं आपको क्लियर करवा दूं, पहले हम जीके आपको करवाएंगे, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद हिंदी। ये सारा आज के इस वीडियो में आपका क्लास होने वाला है, ठीक है ना। तो जीके में आपका टारगेट रहना चाहिए 20 में कम से कम 15 प्लस प्रश्नों का सही करने का। देखते हैं आप कितना प्रश्नों का यहाँ पर सही कर पाते हैं। 3 नंबर जवाब दीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी सेना में तुर्की धनुधारियों को नियुक्त करने की परंपरा शुरू किया था? विजयनगर साम्राज्य के ऐसा कौन सा शासक था जो अपने सेना में धनुधारियों को नियुक्त करने की परंपरा शुरू किया था? तो आपका जवाब आना चाहिए सर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है कृष्ण देव राय। एक बच्चे का आ रहा है, कृष्ण देव राय नहीं होगा बाबू, ठीक है। देवराय प्रथम, देव राय प्रथम। आप याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के कौन सा ऐसा शासक था जो
अपनी सेना में धनुधारियों को नियुक्त करने की परंपरा शुरू किया था? तो देवराय प्रथम थे, आप याद रखिएगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। ऐसा सवाल हर साल आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ये सवाल आप देखिएगा, एकदम करंट लेवल के सवाल है, करंट अफेयर्स के सवाल है जो सीधे आपके इस बार के एग्जाम में बनेगा साथियों। हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट कुशा, हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। तो बताइएगा प्रोजेक्ट कुशा यह किसके लिए किया गया था? तो डिफेंस सिस्टम के लिए किया गया था, स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये प्रोजेक्ट कुशा लागू किया गया था, बनाया गया था। किसके लिए? स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, चलिए अपना स्कोर बताते जाइएगा, जो भी सवाल आपको आए साथियों कमेंट में बताइएगा। एवं अभी आप बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है, कुछ दिक्कत है तो बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइए। चलिए 5 नंबर प्रश्न को हम लोग पकड़ बनाते हैं साथियों। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है साथियों वह किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर, यहाँ पर हो जाएगा गैबोन से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है, लेकिन इथोपिया से नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा कौन सा देश से नहीं गुजरता है साथियों? याद रखिएगा, इथोपिया से। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? इथोपिया हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, ऐसा सवाल हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर अगला नंबर सवाल की बात करेंगे तो सवाल आपके एग्जाम में एकदम वायरल सवाल है, आने वाला सवाल है। नौलखा पैलेस, नौलखा पैलेस भारत के किस राज्य में एक ऐतिहासिक स्मारक है? नौलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? एक ऐतिहासिक स्मारक है। तो आप याद रखिएगा साथियों, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। उससे पहले अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जो भी वैकेंसी आएगी साथियों सबसे पहले आपको पता चलेगा। जो भी क्लास होगा सबसे पहले वहां पता चलेगा, जो भी पीडीएफ रहेगा सबसे पहले आपको ग्रुप में ही डाला जाता है। काफी सारे बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं, लगभग लगभग 4 से 5 हजार हो चुके हैं। ठीक है ना, अगर आप भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना पड़ेगा साथियों, फिर मेरी तरफ से आपके पास लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अभी आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है ना, मैसेज कीजिए ना कीजिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि यह जीवन की बात है साथियों। अगर आपका यहां से 1 नंबर बढ़ता है तो आपका सिलेक्शन देखिए, जब आपका कटअप आता है ना, कटअप इसका निकलता है, ठीक है, तो उसमें एक एक नंबर से बच्चे छट जाते हैं। तो यही 1 नंबर पर आपको पकड़ बनाना है साथियों। ऐसा ना कहना पड़े कि मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बस मेहनत करते रहना है। 27 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट है। हालांकि आपने स्लॉट बुकिंग किया होगा तो उसमें सारा अपना जानकारी दे दिया होगा कि हम कौन से महीने में एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर देखते हैं, कौन सा बच्चा जवाब दे पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि एंटी एजिंग हार्मोन स्रावित करती है? आपका जवाब आना चाहिए कि ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो एंटी एजिंग हार्मोन को स्रावित करता है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, तो याद रखिएगा पीनियल ग्रंथि। कौन हो जाएगा साथियों? पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि एंटी एजिंग हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो पीनियल ग्रंथि से होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य ने राज कितने अंगों का वर्णन किया? मतलब जो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं उन्हें राज मतलब अंग में अंगों का वर्णन किया। कितने अंगों का वर्णन किया है साथियों? थोड़ा सा क्वेश्चन है, लगता है कि पहली बार आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप समझिएगा। तो ये जो है राज के कितने अंगों का वर्णन किए हैं? तो 7 अंगों का वर्णन किए हैं। आप याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, इसके बाद हम आपको हिंदी भी करवाएंगे, तो हिंदी में भी आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये देखिएगा करंट अफेयर्स के सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्च 2026 में, तो आपका एग्जाम अप्रैल में हो रहा था, ये एकदम संभावना है कि करंट अफेयर्स में डालेगा सवाल। मार्च 2026 में घोषित नई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा? सबसे ज्यादा व्यापार किस देश से होता है, उसका भागीदार कौन है? 2026 डाटा के
अनुसार आपको बताना है साथियों। आपका जवाब आना चाहिए सर ये तो अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हर साल ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है। मैं तो कहूंगा आप इसको अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अटकामा मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल, मतलब सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? अटकामा मरुस्थल है, ठीक है ना। सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है साथियों? अटकामा मरुस्थल है। यह किस महाद्वीप में स्थित है? यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये किस महाद्वीप में स्थित है साथियों? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अटकामा मरुस्थल किस देश में है साथियों? तो आप अमेरिका में डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। आप याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। या ये भी पूछ सकता है दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा? दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा साथियों? अटकामा मरुस्थल है। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। साथ में यहां से यह भी प्रश्न बन सकता है, यहां पर स्टार 1 2 क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अगर आपको पता है साथियों, कमेंट में जवाब आना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका जवाब आएगा सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब भारत का कौन सा हो जाएगा साथियों? भारत का आपका थार मरुस्थल हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? थार। और विश्व का आपका क्या हो जाएगा? सहारा हो जाएगा। साथ में यह भी पूछा जाता है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आप याद रखना, ये आपका चीन में है। गोबी मरुस्थल किस देश में है साथियों? ये आपका चीन में है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवा रहे हैं साथियों, एकदम सारे टॉप लेवल के सवाल है, ठीक है। अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, भारतीय संविधान के कौन सा ऐसा अनुसूची है जिसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किस अनुसूची में साथियों? ये आपका हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में हो जाएगा? 10वीं अनुसूची में। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में। आपको मैं बता दूं कि आपके संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची है साथियों? 12 अनुसूची है। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। ये सारे आप क्लियर रखेंगे तो आपके एग्जाम में 1 2 प्रश्न यहां से सही हो सकता है, ठीक है ना साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा जाता है सवाल साथियों। तो आपका जवाब आना चाहिए यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे हाल ही में यूनेस्को को संभावित सूची में चर्चा मिली, मतलब उसको यूनेस्को की सूची में डाला गया है। ऐसा कौन सा यक्षगान है, वह किस राज्य का है? तो ये आपका कर्नाटक का है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? ये आपका कर्नाटक का है। आप याद रखिएगा। साथ में आपके एग्जाम में केरल का पूछता है, तो केरल का मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम आपका केरल का लोक नृत्य है साथियों, आप याद रखिएगा, ठीक है। केरल का लोक नृत्य कौन सा साथियों? मोहिनी अट्टम है, आप याद रखना। और कथकली कहाँ का है? तो वो भी आपका केरल का हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी लोक नृत्य होता है। आंध्र प्रदेश किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब हुआ था? 1839 में। वह किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो आपका जवाब आना चाहिए देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। यह किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ऐसा हर बार आपके एग्जाम में एक सवाल आता है। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में किसके द्वारा? तो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था, ठीक है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल की बात करेंगे। 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट है, करंट लेवल के सवाल है, आपको क्लियर होना चाहिए। 2026 के जो एशियाई खेल होगा साथियों, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका जवाब आना चाहिए सर ये नागोया जापान में होगा। ये कहाँ में होगा? नागोया जापान में होगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नागोया जापान में किया जाएगा। ये कहाँ में किया जाएगा साथियों? नागोया जापान में किया जाएगा। आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जापान के किस शहर में किया जाएगा? नागोया शहर में किया जाएगा। अगला नंबर सवाल पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये साइंस का प्रश्न है साथियों, एवं बिल्कुल इजी लेवल का है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश की तीव्रता की, प्रकाश की तीव्रता का
मात्रक क्या है साथियों? प्रकाश वर्ष से। क्या साथियों? प्रकाश वर्ष आप याद रखिएगा। चलिए, भारत के संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताइएगा। भारत के संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का अवधारणा किस देश से लिया गया है साथियों? जो न्यायिक पूर्वावलोकन है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सी ऑप्शन आपका क्या यहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है। अगला नंबर, अगर सवाल की बात करेंगे कि किस विटामिन की कमी से अ, पनिसियस एनीमिया बीमारी होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। पनिसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए विटामिन बी 12 की कमी से। विटामिन बी 12 की कमी से आपका पर्नीशियस एनीमिया बीमारी होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? बासफोरस जल संधि नाम है। क्या नाम है साथियों? बासफोरस जल संधि हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? बोस्फोरस जल संधि है। बी ऑप्शन आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए, हाल ही में चर्चा में रही नमो ड्रोन दीदी हाल ही में चर्चा में रही नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? हाल ही में चर्चा में रही नमो ड्रोन दीदी, उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? तो आपका जवाब आना चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। जैसे में महिलाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण देना, ये भी बिल्कुल सही है। उसका उद्देश्य था कृषि में ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देना, मतलब खेती बाड़ी में ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देना, ये भी सही था। स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना। ठीक है, ये सारे जरूरी थे। उसके मुख्य उद्देश्य था, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो प्रीतहीनता भी कहा जाता है। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो प्रीतहंता, मतलब अपने पिता की क्या कर दिया था साथियों? हत्या कर दिया था। वह कौन सा शासक था? तो आप याद रखिएगा, उस शासक का नाम था अजातशत्रु। उस शासक का नाम क्या था साथियों? अजातशत्रु। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर जीके का हम लोग 20 क्वेश्चन को क्लियर कर लिए। अब आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, 20 में से कितना प्रश्न आपका यहाँ पर सही हुआ। हम देखना चाहते हैं 20 में से आप कितना स्कोर सही कर पाओगे, सही किए हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम इसके बाद हिंदी पर भी चलते हैं साथियों। यहाँ से आपका हिंदी देख सकते हैं स्टार्ट हो रहा है। तो हिंदी में हम टारगेट लेके चलते हैं 20 में से कम 17-18 प्लस प्रश्नों को सही करने का, क्योंकि हिंदी कुछ सिंपल लेवल के भी रहते हैं, तो आप 17-18 सही कर पाओगे। देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, जवाब दीजिएगा। अभिग शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। विलोम शब्द चुनना है साथियों। विलोम शब्द क्या होगा? अभिग का शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? अनभिग होगा। अभिग शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? अनभिग हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अभिग शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? अनभिग हो जाएगा। आप याद रखना, एकदम पॉपुलर सवाल है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिएगा, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं साथियों? अभूतपूर्व बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा साथियों? आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व हो जाएगा। ठीक है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा साथियों? मतलब यहाँ पर कौन सा सही लिखा हुआ है? मैं आपको कई बार बता दिया हूँ ऐसा प्रश्न, तो आपका जवाब आना चाहिए बिना मुझे बताए हुए। ठीक है, ये कई बार आपको, अगर आप मेरा डेली वाला सेट देखते हैं साथियों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप डेली ऐसा सेट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको एसएससी जीडी का क्लासेज करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन जिन बच्चों का
सी ऑप्शन आ रहा है आशीर्वाद, उनका यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। पावक शब्द में कौन सा संधि है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, पावक शब्द में कौन सा संधि है? तो आप बोलिएगा सर पावक में अयादी संधि, पावक में कौन सा संधि है साथियों? साथियों अयादी संधि है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, कनक कनक ते सौ गुनी, कनक कनक ते सौ गुनी माद कथा अधिकाय में कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते सौ गुनी माद कथा अधिकाय में कौन सा अलंकार है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका यमक अलंकार है, कौन सा अलंकार है साथियों? यमक अलंकार है, सी ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कनक कनक ते सौ गुनी माद कथा अधिकाय में कौन सा अलंकार है साथियों? यहाँ पर आपका यमक अलंकार है, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या क्या होगा? अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनु प्लस में अय हो जाएगा, अनु प्लस में क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? अनु प्लस में क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, अनु प्लस में क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है साथियों? इसमें कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं होगा? तो बादल को हम लोग जलद बोल सकते हैं, नीरद बोल सकते हैं, मेघ बोल सकते हैं, लेकिन जल को हम बादल को वारिध नहीं बोल सकते। बादल, ये वारिध किसको बोलेंगे साथियों? तो वारिध जो होता है ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। यह किसका पर्यायवाची होता है साथियों? ये आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिएगा, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बहुत कम मात्रा में किसी को वस्तु देना, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा मतलब किसी को बहुत सारा चाहिए और आप उसको कम मात्रा में दे रहे, तो वह ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, बहुत कम मात्रा में वस्तु देना, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है, तद्भव, तद्भव शब्द का चयन करें। आप बताइएगा इसमें से कौन सा तद्भव है साथियों? तद्भव हम लोग बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, मतलब बिगड़े हुए रूप को, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को, ठीक है ना। तो अग्नि देखिए ये तत्सम होगा, संस्कृत जैसा जो शब्द दिखेगा साथियों वो आपका तत्सम होगा, और जो सीधा आपको दिखेगा वो तद्भव होगा। पुष्प भी आपका संस्कृत जैसा है, मयूर भी आपका संस्कृत जैसा है, लेकिन सूरज नहीं है। सूरज अगर संस्कृत जैसा होता है तो सूर्य लिखा था, क्या लिखा था, सूर्य। तो यहाँ पर तद्भव पहचाने का तरीका यही है, आप यहाँ पर सी ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है, वाक रसायनात्मक काव्यम किसका कथक है? वाक रसात्मक काव्यम किसका कथक है साथियों? तो आपका जवाब आना चाहिए आचार्य विश्वनाथ का है। किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अधम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपका जवाब आना चाहिए, अधम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? उत्तम हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? उत्तम होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले नंबर सवाल को हम लोग चलते हैं, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, विभक्त विभ विभतस रस का स्थायी भाव क्या है? विभतस रस का स्थायी भाव क्या है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विभतस रस का स्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा है, क्या है, मतलब घृणा करना। विभत पस राय का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा यानी घृणा करना, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है, दशानन में कौन सा समास है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है, दशानन जहां पर भी भगवान जैसा नाम आएगा साथियों वो बहुब्रीहि समास होगा। जैसे में दशानन हो गया, नीलकंठ हो गया, ये सब पूछेगा तो वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आप याद रखना, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों, बताइएगा। गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ऐसा हो जाएगा, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये तो पहले ही गलती हो गया। खिलाओ गाजर खरगोश को काटकर, ये भी गलती है। गाजर खरगोश को काटकर खिलाओ, ये भी गलती है। गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, यहाँ पर ये वाला शुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, तो इसका जवाब आप लोग का फर्ज है देने का, ठीक है।
चलिए, ऐसे वो अस्थावर मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है? तो अब आप समझकर उसका जवाब दे दीजिएगा। तरनी और तरनी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? मतलब ऐसे जब तरनी लिखा रहेगा उसका अर्थ क्या होगा? और जब इस प्रकार से तरनी है, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ क्या होगा साथियों? यहाँ पर एक तरनी तो चेंज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही दे दिया है। तो यहाँ पर कौन-सा दोनों का अर्थ क्या होना चाहिए? तो एक तरनी का मतलब सूर्य भी होता है। क्या होता है साथियों? सूर्य होता है और एक तरनी का मतलब क्या होता है? नाव भी होता है। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है? चलिए। अगला नंबर सवाल है कि शुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है? इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है साथियों आप बताइएगा। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ज्योत्सना यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वाला देख लीजिए, बिन बी जैसा जो लिखा रहेगा वो बिल्कुल से आधा पूरा ज, पूरा ज नहीं, ये गलती है बाबू, पूरा ज नहीं होगा। आगे आधा ज, यो, आधा त, सना, इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो वो आपका बिल्कुल सही शब्द होगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि खग कुल सा बोल रहा। खग कुल सा बोल रहा कौन सा अलंकार है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए। आपका जवाब आना चाहिए सर, यह यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है साथियों? यह आपका यमक अलंकार है। चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है, जवाब दीजिएगा। आंख का निर ढल जाना। आंख का निर ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? निर्जल हो जाना। क्या हो जाना? निर्जल हो जाना। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंख का निर ढल जाना यानी निर्जल हो जाना, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीके का हिंदी का आज का आखिरी सवाल है, जवाब दीजिएगा। कृतक का सही विलोम शब्द होगा। कृतक का उल्टा क्या होगा साथियों? तो आपका जवाब आना चाहिए सर, कृतधन होगा। क्या होगा? कृतधन होगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, तो हिंदी में आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट में बताइएगा। अगर यहाँ पर मेरे पास और भी टाइम रहता है, ऐसे तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, इतना लंबा बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है ना? नहीं तो मैं अभी आपको मैथ रीजनिंग दोनों करवा देता, ठीक है? तो ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग जीके पर समाप्त करते हैं। सुबह वाला वीडियो में देखेंगे मैथ एंड रीजनिंग को क्लियर करने के लिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे